प्राइम डिबेट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज प्रदेश ने कई बड़ी खबरों को देखा है। सीएम गहलोत को तंज कसते देखा। इसके अलावा कलराज मिश्रा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो कि न्यूज 18 को उन्होंने ईमेल के जरिए दिया है। इन तमाम खबरों पर आज इस बुलेटिन में आपसे बातचीत होगी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। राजस्थान विधानसभा का सत्र आहूत करने को लेकर चल रहा घमासान भले ही खत्म हो गया, लेकिन सवाल है कि क्या मौजूदा घमासान खत्म हुआ है? फिलहाल तो खामोशी है, लेकिन सियासत बाकी है। आइए आपको दिखाते हैं सत्र को लेकर अब तक क्या कुछ हुआ। सभा सत्र को लेकर राजभवन और सरकार के बीच बनी तकरार की स्थिति देर रात खत्म हो गई। इस बीच राज्यपाल ने रात को ही 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी। घमासान खत्म, सत्र आहूत, मरुधरा पर भारी महाभारत। सत्र पर क्या खत्म हो गई सियासत? गवर्नर साहब ने अब डेट दे दी है। अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पूर्ण बहुमत है। विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। यदि कोई भी आदमी सरकार के बहुमत को चुनौती देगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। कई दिनों की तकरार के बाद विधानसभा सत्र पर आखिर मुलाकात से ही बनी बात। विधानसभा सत्र बुलाने का मामला 24 जुलाई से शुरू हुआ। सीएम और राजभवन के बीच खुलकर बयानबाजी हुई। प्रेम पत्र आ चुका पहले से ही। अब तो खाली मैं जा रहा हूँ उनके साथ चाय पीने के लिए कि भाई आपने प्रेम पत्र तीसरी बार भेज दिया, आप चाहते क्या है बता दीजिए। राजभवन में घेराबंदी हुई। संवैधानिक मर्यादाओं की दुहाई दी गई। हमारा अनुरोध है राज्यपाल महोदय से, अपनी आत्मा की आवाज सुने, लोकतंत्र के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी बनती है इसको पूरा करें। लेकिन बात तब बनी जब बुधवार को पीसीसी दफ्तर से सीएम अशोक गहलोत सीधे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात की। करीब 15 दिनों से चल रहे इस महाभारत के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि सत्र पर आखिर कैसे बनी बात। राज्यपाल से मुलाकात के बाद गहलोत कैबिनेट 31 जुलाई की जगह 14 अगस्त को सत्र बुलाने पर राजी हुई। 14 अगस्त की तारीख को विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव पारित हुआ और 14 अगस्त की तारीख को विधानसभा सत्र बुलाने पर राजभवन ने भी सहमति दे दी। आइए अब आपको बताते हैं सत्र पर 24 जुलाई से शुरू हुई सियासत की डायरी। सबसे पहले 24 जुलाई को सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा गया। राज्यपाल ने 6 सवालों के साथ सीएम को पत्र लिखकर जवाब मांगा। 26 जुलाई को सत्र बुलाने के लिए दूसरी बार प्रस्ताव राजभवन भेजा गया, तो 27 जुलाई को राज्यपाल ने सत्र बुलाने संबंधी याचिका फिर वापस कर दी। 28 जुलाई को सत्र बुलाने का तीसरा प्रस्ताव भेजा गया, जिसमें 31 जुलाई को सत्र बुलाने का जिक्र किया गया, तो 29 जुलाई को राजभवन ने तीसरी बार फाइल लौटा दी और 21 दिन वाली शर्त पर राजभवन कायम रहा। 29 जुलाई को राज्यपाल से मिले सीएम अशोक गहलोत। 29 जुलाई को ही गहलोत कैबिनेट ने 14 अगस्त का प्रस्ताव राजभवन भेजा और देर रात चौथी बार कैबिनेट के प्रस्ताव पर राजभवन ने भी सहमति दे दी और 30 जुलाई को विधानसभा सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। संशोधित प्रस्ताव भेजकर यह तय हुआ कि कम से कम जो दूसरा प्रस्ताव था उससे 21 दिन का वक्त दिया जाएगा और इसी फार्मूले पर अब सहमति बनी, जिसके बाद ये तकरार खत्म हो चुकी है। यानी सत्र पर चल रहा घमासान फिलहाल तो थम ही गया है, लेकिन सवाल है कि क्या मरुधरा की सियासत यहीं खत्म हो जाएगी? विधानसभा से सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सभी विधायकों को 14 तारीख को 11 बजे विधानसभा सत्र आहूत करने की सूचना देने के साथ विधानसभा की अधिसूचना भी भेजी गई है। कैमरा पर्सन विजेंद्र जायसवाल के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।
और आज एक बार फिर सीएम गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने विरोधियों पर चुन चुन कर वार किए। उन्होंने कहा बीजेपी साजिश कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग, जनता बीजेपी को कभी भी माफ नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि कुछ नाम सामने आए, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने अब तक किसी चेहरे पर कोई कार्रवाई नहीं की है। बीजेपी में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ लोग कहते हैं बीजेपी में नहीं जाएंगे। देखिए, यहां से वो बागी विधायकों की बात करते दिखे। उन्होंने कहा कुछ लोग कहते हैं बीजेपी में नहीं जाएंगे तो क्या थर्ड फ्रंट बनाएंगे। इसका मतलब ये लोग पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। अगर नाराजगी है तो पार्टी फोरम पर बात करें। सरकार गिराने के बजाय जनता की सेवा करनी चाहिए। पीएम मोदी ने, माफ कीजिएगा, सीएम अशोक गहलोत ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने फोन कर पूरी स्थिति बताई है, पूरी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने जोड़ा कि पूरा खेल ही बीजेपी खेल रही है। राजस्थान में साजिश सफल नहीं होगी, मुंह की खानी पड़ेगी। जो हमारे खुद के पार्टी कुछ नेताओं ने ठेका ले रखा था, उसके माध्यम से हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। सबको मालूम है, सबको मालूम है। इरादे क्या सबको मालूम है। कहते हैं, कई लोग कहते हैं हम बीजेपी नहीं जाएंगे। बीजेपी नहीं जाओगे, थर्ड मोर्चा बनाओ, तीसरी पार्टी बनाएंगे। जो षड्यंत्र किए गए हैं, इसके मायने आप कांग्रेस छोड़ रहे हो वॉलंटरली। तो कानून इसके लिए क्या कहता है, वो संविधान में, कानून में लिखा हुआ है। और मैं आज फिर कहना चाहूँगा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश के बाद में जिस रूप में राजस्थान पर हमला किया गया है, राजस्थान में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और यहाँ हमारी एकजुटता है। सरकार हमारी पूरे 5 साल तक चलेगी। इनके तमाम षड्यंत्र विफल होंगे और पूरे देश में मैसेज आएगा कि राजस्थान के विधायकों ने हॉर्स ट्रेडिंग में परवाह नहीं करी, लोभ लालच में नहीं आए, ईमान के साथ रहे, ईमानदारी से रहे। और जो लोग गए हैं, मुझे पता नहीं उनमें से किन किन लोगों ने पहली किस्त ली है। कहीं हो सकता है कि लोगों ने किस्त नहीं ली हो। मैं चाहूंगा उनको वापस आना चाहिए। इसलिए आज बताइए, देश का दुर्भाग्य देखिए आप, 2 बार इस देश की जनता ने लगातार पंडित नेहरू के बाद में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना है। और इस देश के अंदर लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ाई है, चुनी सरकारों को जो तोड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि जनता इनको माफ नहीं करेगी। ये जो हालात बना रखे हैं बीजेपी ने, बीजेपी को जनता माफ नहीं करेगी। और जितने बयानबाजी कर रही राजस्थान के नेता लोग, ये छिप के जाते दिल्ली। इनको पूछो, जब आप षड्यंत्र में शामिल नहीं हो तो आपको छिपके जाने की जरूरत क्या है दिल्ली के अंदर। जब बीजेपी मर्द करवा रही है, वो तो 4 टीडीपी के 4 मेंबर पार्लियामेंट को राज्यसभा के अंदर रातों रात मर्द करवा दिया। राज्यसभा के अंदर वो तो मर्द सही है। और राजस्थान के 6 विधायक मर्द करके कांग्रेस में वो मर्द गलत थे। तो फिर बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा कहाँ गया, मैं पूछना चाहता हूँ। और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा सत्र आहूत होने के बाद फ्लोर टेस्ट के भी संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि सदन में कोरोना पर भी चर्चा होगी, हालांकि कार्य सलाहकार समिति कामकाज तय करेगी, ये भी उन्होंने जोड़ा। अगर हम जाएंगे असेंबली के अंदर, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती बिजनेस को, वहाँ फ्लोर टेस्ट होना है, कोरोना की बात करनी है, या हमें आर्थिक स्थिति, जो स्थिति बनी है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोरोना के लॉकडाउन के बाद में, उस पर बात करनी है। तमाम बातें हम लोग करेंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा बहुमत होने का दावा किया। साथ ही बीजेपी पर हमला बोला। साहब ने अब डेट दे दी है, अब कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास पूर्ण बहुमत है। विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। यदि कोई भी आदमी सरकार के बहुमत को चुनौती देगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। और मुझे भरोसा है, जो लोग गए वो अपनी गलती को मानेंगे और यहाँ पर वापस आएंगे
तो फायदे में रहेंगे। ये विधानसभा का सदन हमारा अकेले का नहीं है, ये हर चुने हुए विधायक का है और सदन में आकर अपनी बात रखनी चाहिए, पार्टी की फोरम पर भी आना चाहिए, क्योंकि पूरा देश संविधान से चलता है, बिना संविधान के कुछ भी नहीं है। बीजेपी के नेता इन दिनों में, आज कह रहा हूं, इतिहास में याद रखा जाएगा, राजस्थान के बीजेपी के नेताओं ने एक दिन में 3-3 बयान बदले। आज इनके एक नेता हैं मिस्टर राजेंद्र राठौड़, उनको और सतीश पुनिया, दो को तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए कांग्रेस के बागियों की चमचागिरी करने के लिए। विधानसभा सत्र को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा, वो भी जान लीजिए। दल की बैठक में सबसे पहले तो जो लोकतंत्र जीता और षड्यंत्र को झटका लगा उसकी बात हुई, चर्चा हुई, क्योंकि महामहिम ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अंततः संविधान में जो व्यवस्था थी उसके मुताबिक 14 तारीख को सत्र बुलाने का जो फैसला हुआ, हमने सबने इसका महामहिम के इस निर्णय का स्वागत किया है और हम चाहते हैं कि राजस्थान की जनता ने जो खून पसीने से बहुत ही आशा और विश्वास के साथ में जो सरकार बनाई 5 साल के लिए पूर्ण बहुमत की, वो 5 साल तक चले, राजस्थान की विधानसभा चले, वहां पर जनता के मुद्दे डिस्कस हों और उनकी समस्याओं का समाधान हो और विकास की पटरी पर सरपट राजस्थान दौड़े, ये हम सब लोग चर्चा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि उन्होंने संविधान के मुताबिक काम किया, उन्होंने किसी भी तरह से मतभेद से इनकार किया। न्यूज 18 के नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू ने ईमेल के जरिए राज्यपाल से इंटरव्यू लिया, क्या हाइलाइट्स रही, जान लीजिए। सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति देने में इतनी देर क्यों हुई? संविधान में प्रदत्त नियमों के अनुरूप सत्र बुलाने के लिए राज्य सरकार को बार बार निर्देशित किया गया था। क्या कोरोना के चलते सत्र बुलाने में देरी हो रही थी? आपने सरकार को कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर क्या कुछ निर्देश दिए हैं? मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध था कि कोरोना से बचाव के लिए सतत प्रयास करें। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है कि राजस्थान में गवर्नर का संविधान कुछ और है, एमपी में गवर्नर का संविधान कुछ और था। राजस्थान में 21 दिन की पूर्व सूचना पर ही सत्र बुलाने की अनुमति, जबकि एमपी में रात 1 बजे चिट्ठी लिखी जाती है और 6 घंटे के अंदर सुबह 10 बजे सत्र बुलाने का निर्देश मिल जाता है। भारत राष्ट्र का संविधान एक है, मैं संविधान के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूं। आपकी कई बार सीएम गहलोत से मुलाकात हुई, उनको आपने क्या आश्वासन दिया था? मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होती रहती है। प्रदेश के विकास, कोरोना वैश्विक महामारी जैसे अनेक विषय हैं जिन पर मुख्यमंत्री जी से चर्चा होती रहती है। क्या ये सत्र राज्य सरकार ने विश्वास मत का हवाला देकर बुलाया है? सत्र बुलाए जाने के प्रस्ताव में राज्य सरकार ने इस संबंध में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है। कोरोना महामारी राज्य के साथ पूरे देश में फैली हुई है, फिर आखिर किस दबाव में आपने सत्र बुलाने का फैसला किया? विधानसभा के सत्र बुलाए जाने की परंपरा निर्धारित है। सत्र संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही बुलाने का फैसला किया। क्या सत्र के शुरुआत में ही राजस्थान सरकार को बहुमत साबित करना चाहिए? जिस तरीके से कांग्रेस के ही कई विधायकों ने गहलोत सरकार का साथ छोड़ दिया है, आपको नहीं लगता कि गहलोत सरकार अल्पमत में है? राज्य सरकार द्वारा विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कोरोना काल में किसानों के लिए राहत भरी खबर है। बजट में आर्थिक पैकेज के तहत कृषि मंत्रालय को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए मिले थे। इसके तहत होने वाले कामों के लिए कृषि मंत्रालय ने गाइडलाइन बनाकर पीएमओ से अप्रूव करा ली है। बार किसान अब अपने उत्पादन की रेट खुद प्रोसेसिंग करके और अपने उसकी इनकम ले पाएगा। तो इसके लिए जो एफपीओ की गाइडलाइन है उसके अंदर कम से कम 300 सदस्य होना ज़रूरी है
और उसमें 2,000 रुपये किसान देगा तो 2,000 रुपये भारत सरकार देगी और 2 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भी एफपीओ को मिलेगी और 18 लाख रुपए उसको सहायता के रूप में एफपीओ को 3 साल के लिए दिए जाएंगे, जिसमें अलग अलग कंपाउंड किए हुए हैं। राजस्थान की सियासत में भूचाल आया हुआ है। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर आज राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। बीएसपी की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस ने सुनवाई करते हुए बीएसपी से कांग्रेस में गए सभी 6 विधायकों को और राजस्थान विधानसभा के स्पीकर और विधानसभा सचिवालय के सचिव को नोटिस जारी किया। सभी से 11 अगस्त तक जवाब मांगा। मामले की बसपा की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता दीपक कैन से खास बातचीत की संवाददाता लवली वधवा ने। बहुजन समाज पार्टी के अधिवक्ता दीपक कैन हमारे साथ में मौजूद है। राजस्थान उच्च न्यायालय में इस पूरे मसले की सुनवाई। कैन साहब, क्या कहा आज कोर्ट ने और किस किस को नोटिस जारी हुए हैं? माननीय न्यायालय ने हमारी बात को अच्छी तरह सुना है। हमारी ओर से माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी ने बहस करी और सालवे साहब ने लंदन से बहस की और उसके बाद ये माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को ध्यान रखते हुए, जिसमें कि जगजीत सिंह राणा वाला मामला है माननीय हरियाणा का, उस पर बहस करके उन्होंने ये डिसाइड किया कि सभी रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी करके बाई हैंड 11 अगस्त तक रिटर्न करना है। किस किस को इसमें नोटिस जारी किए गए हैं पूरे मसले में? उसमें 6 विधायक हैं, विधानसभा स्पीकर हैं और सेक्रेटरी हैं विधानसभा के, यही लोग। कब तक जवाब मांगा गया दीपक जी? 11 अगस्त तक मांगा है। अगली सुनवाई की तारीख क्या रखी गई है? 11 अगस्त। 11 अगस्त। कुल मिलाकर के 11 अगस्त को इस पूरे मसले की सुनवाई होगी। फिलहाल राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार में ये बहुजन समाज पार्टी के इन 6 विधायकों का विलय हुआ था। इस मसले को लेकर के, इनके विलय को लेकर के बसपा ने असंवैधानिक बताते हुए विलय को चुनौती दी और पूरे मसले को लेकर के राजस्थान उच्च न्यायालय की अदालत ने नोटिस जारी किए हैं। कैमरा पर्सन अमन के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। नई शिक्षा नीति को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राज्य के शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षा नीति में कई कमियां गिनाई। वहीं यह भी स्वीकार किया कि इस नीति में केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार के अच्छे सुझावों का भी ध्यान रखा। सबसे ऑब्जेक्शनेबल है वो एक तो हमारा ये है कि इंटरव्यू करना चाहते हैं। इंटरव्यू अशोक गहलोत जी ने अपने शासन में इसलिए समाप्त किया था कि इसमें भाई भतीजावाद होता है। जो केवल शहर में बच्चे पढ़ते हैं, अभिभावक जो अच्छे पढ़ा सकते हैं, वो लैंग्वेज में कमांड होता है और वो फिर इंटरव्यू में अपना छाप छोड़ते हैं और गरीब के बेटे को उसमें नुकसान उठाना पड़ता है। हमने अध्ययन करा के हमने भेजा था मानव संसाधन मंत्रालय को, भारत सरकार को, कि जो शिक्षकों की ड्यूटी है वो गैर शैक्षणिक कार्य के लिए चुनाव को छोड़ करके नहीं लगाए जाए। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं केंद्रीय मंत्री जी का और केंद्र की सरकार का कि राजस्थान के इस प्रपोजल को उन्होंने माना और मान करके उन्होंने शिक्षकों के लिए ये जो व्यवस्था की है, मैं समझता हूं और अच्छी बात। जो प्री प्राइमरी की कही है बात या और कोई बातें जो सुझाव दिए हैं या फैसला किया है, सुझाव नहीं है बल्कि अब तो फैसला किया है, लेकिन कहीं भी एक्स्ट्रा बजट देने की बात इस नीति में नहीं कही है कि हाँ ये चीज हम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए राज्यों को हम इस तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो जब तक आप फाइनेंशियली मदद नहीं करोगे, केवल कानून बनाने का, नीति बनाने का काम करोगे, तो हर राज्य की यह स्थिति नहीं है कि वो अच्छे तरीके से किसी भी नीति को लागू कर सके। बढ़ते आगे। जयपुर की नवज्योति पब्लिक स्कूल के होनहार छात्रों का आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया। देवनगर बेनाड रोड स्थित स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 10वीं बोर्ड में श्रेष्ठ अंक हासिल करने वाले 15 विद्यार्थियों को स्कूल परिवार ने सम्मानित किया। इस बार 15 छात्रों ने 85% से ज्यादा अंक हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया, जबकि 90% अंक पाने वाले कमल सैनी, आरती सैनी, मनीष प्रजापत, सपना मीणा, प्रियांशी महावर, खुशबू कुमारी और दीपक सैनी को भी स्कूल परिवार ने खास तौर से सम्मानित किया। सम्मानित हुए छात्र खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे।
क्या आपने कभी सुना है कोई मरकर फिर लौट आया हो, कोई मुर्दा इंसाफ की मांग कर रहा हो? आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? इस रिपोर्ट को देखिए। 6 महीने बाद वो मरकर फिर लौट आया है। 6 महीने बाद वो इंसाफ मांग रहा है। 6 महीने बाद हर रात से पर्दा उठाने आया है। 6 महीने बाद हर खेल का खुलासा करने आया है। 6 महीने बाद मुर्दा लौटा जिंदा। जी हां, यकीन मानिए या मत मानिए, सच तो यही है। इस शख्स के कत्ल के जुर्म में इसके ही सगे भाई जेल की हवा खा रहे हैं और इसके भाई को जेल पहुंचाने वाला कोई और नहीं, इसकी ही चोरू और उसका भाई है। पूरे मामले को फर्जी तरीके से तैयार किया और झूठे आरोप में फंसाया। अब इसके बाद इसकी पत्नी श्रीमती सीमा वो तुरंत इसके मरने के क्रियावर होते ही दूसरी जगह उसका नाता विवाह करा दिया। इसके ईश्वर की खुद 3 बच्चियां हैं। जब ईश्वर यहाँ आया 25 तारीख को, तब पता लगा कि ईश्वर तो जिंदा है। तब जाके ये सारा राजपास खुला है और ऐसा लगता है कि बहुत ही डीएनए जांच नहीं करा के लाश की बहुत ही जबरदस्त पुलिस की बड़ी लापरवाही रही है। दरअसल इस शख्स का नाम ईश्वर है। धम्बोला इलाके का खीरपेड़ा निवासी है। दिसंबर 2019 में गुजरात के जूनागढ़ मजदूरी के लिए गया था और लॉकडाउन के दौरान वहीं फंस गया। इस दौरान इसकी बात अपने घर वालों से नहीं हुई। फिर क्या, एक दिन एक लावारिस लाश गुजरात के इसरी थाना इलाके में मिली। 6 फरवरी 2020 को पुलिस तहकीकात में जुटी थी। इसी बीच ईश्वर की पत्नी ने इस लाश को ईश्वर का बताया और ईश्वर की हत्या के जुर्म में उसके भाइयों को जेल पहुंचा दिया। और 7 तारीख को ये इसका ईश्वर का साला और इसका ससुर दोनों आए और बोले ईश्वर की लाश से इधर गांव में पड़ी है और ये बोल रहे थे। हमने बोला तो तुमको कैसे पता चला? हो तो हम नाम लिख, हाथ पे नाम है और वो देख के आए। हाँ, जाके मैगरेज में देखा तो और हम सब लोगों ने देखा तो पहचान में नहीं आ रही थी तो मना कर दिया। फिर पुलिस वाले धमका के मार पीट कर रहे थे और हमने फिर भी बोला तो ये समझ में नहीं आ रहा हमको। लेकिन 6 महीने बाद ईश्वर लौट आया है जिंदा और अब इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है ताकि उसके भाई जेल से बाहर आ सके। घर पे तो मर गया है ऐसा बोल रहे हैं। फिर जीत तो अब जो है टीम करीन पसे એટલે મેલવા આપજે મન પસે મારા હાડું મેટ્યો તો દિનેશલાલ કણી તો પસે મેલવા આપજે મન પસે આણામે તે ગેટે મરી ગયો એમ કરીને ત્યારે મારે ભાઈ બે જેલ હી ને હું જીત તો આપજો હું મારે हाथ माथे नाम लखेलो तू कि कहे कि आई स्वयं करीन जबरदस्ती ये लाश पकड़ा के मेरे 2 भाइयों जेल गुजरात पुलिस ने किए हैं। अब सवाल है कि जब ईश्वर जिंदा है तो फिर वो कौन है जिसे ईश्वर के घर वालों ने दफना दिया है? सवाल तो पुलिस पर भी है कि आखिर बिना पूरी तहकीकात के 2 बेगुनाहों को जेल क्यों भेज दिया। सवाल ईश्वर की पत्नी से भी है कि आखिर उसने ईश्वर के भाइयों को जेल भिजवाया क्यों। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में हल्की बारिश ने रोडवेज की पोल खोल दी। दरअसल रोडवेज डिपो के रिकॉर्ड रूम की छत अचानक गिर गई। गनीमत रही इस दौरान रिकॉर्ड रूम में कोई नहीं था, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि डिपो के कर्मचारियों से जुड़ा सारा रिकॉर्ड मलबे के नीचे दब गया। हादसे के बाद कर्मचारियों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा था। राजधानी जयपुर में हुई हल्की सी बारिश के बाद आज राजस्थान रोडवेज के जयपुर डिपो का ये रिकॉर्ड रूम ढह गया, जिसके चलते मई 2020 तक का सारा रिकॉर्ड मलबे के नीचे दब गया। गनीमत रही कि जिस समय हादसा हुआ कोई कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं था। यहाँ तकरीबन 2 कर्मचारियों की ड्यूटी रहती है। वहीं इस समय राजस्थान रोडवेज में ऑडिट चल रही है। ऐसे में कर्मचारियों का आना जाना भी इस रिकॉर्ड रूम में लगातार यहाँ पर रहता है। लेकिन आज उन कर्मचारियों की छुट्टी पर थे वो कर्मचारी। यही वजह थी कि यह एक बड़ा हादसा यहाँ पर टल गया। किसी
को जान मान की हानि नहीं हुई, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड रूम की स्थिति क्या है। सारा रिकॉर्ड राजस्थान रोडवेज का, जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जयपुर डिपो के, जो करंट कर्मचारी हैं, उनके अकाउंट से रिलेटेड सारा रिकॉर्ड इस मलबे के नीचे दब गया है और अभी भी बारिश का दौर यहाँ पे जारी है। ऐसे में रोडवेज प्रबंधन की कोशिश है कि यहाँ पे त्रिपाल लगाया जाए और किसी तरह से इस रिकॉर्ड को भीगने से बचाया। ये रिकॉर्ड रूम, ये जो अभी हादसा हुआ, ये कई दिनों से कम से कम 5-6 महीने से ये इसी टूटी व्यवस्था में चल रहा था। पहले यहाँ जयपुर डिपो का डाटा सेंटर था, वो कर्मचारी इसीलिए खाली करके चले गए थे कि भैया कभी भी हादसा हो सकता है। उसके बावजूद भी रुकते हैं ब्रेक के लिए।